हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे पहला काम। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों मिले? हम लोग मिले CUET की तैयारी के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट। इसकी तैयारी के लिए हम लोग मिले हैं। और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा जो हम लोग कवर करने वाले होंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली द ओनली टॉपिक दैट आई विल बी कवरिंग, वो होगा अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग 301 नंबर। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को जानने के बाद हम उसका अप्रोच डिसाइड करेंगे और फिर पता करेंगे किस तरीके से हमें पढ़ना है। आप सबको पता है कि पेपर MCQ बेस्ड आएगा। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा अभी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप मान के चलिए कि जिस अप्रोच से आज तक आप अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं, उस अप्रोच से अगर आप MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है। उस अप्रोच से MCQ सॉल्व नहीं होंगे। MCQ को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। कुछ टैक्टिक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिन्हें हमें अपनाना पड़ता है, तभी MCQ जा करके सॉल्व होता है। तो वो टैक्टिक्स क्या होंगे, वो टेक्निक्स क्या होगी जिसके थ्रू हम MCQs को सॉल्व करेंगे। उन टेक्निक्स को हम लोगों को एक एक करके हैंडल करना है। और वो टेक्निक्स और टैक्टिक्स ना आप टाइम के साथ सीखोगे। मेरी जो पूरी की पूरी MCQ की सीरीज रहेगी उसमें मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 करने होंगे। रफली मेरे आइडिया यहाँ तक 45 मिनट्स का पेपर होने वाला है आपका। इस 45 मिनट्स में से 5 मिनट आपको सर्कलिंग करने में लग जाएगा। सर्कलिंग करने में टाइम जाएगा और मान के चलिए वो 5 मिनट आपको अलग से सर्कलिंग करने में देने होंगे। तो 5 मिनट चला गया सर्कलिंग में। अब जो बाकी का बचा 40 मिनट। अब इस 40 मिनट को किस तरीके से हैंडल करना है कि हमारा पेपर बिल्कुल बढ़िया जाए। तो इस 40 मिनट को हैंडल करने का जो टेक्निक होगा उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो होगा क्वेश्चंस का सिलेक्शन। आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करोगे? आप कैसे डिसाइड करोगे कि 50 में से कौन से 10 क्वेश्चन वो है जो छोड़ने हैं? इसका एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा कि किन क्वेश्चन पे आपकी ज़्यादा ग्रिप है और किन क्वेश्चन की आप पे कम ग्रिप है। और जो क्वेश्चंस की कम ग्रिप होगी वो देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि उन क्वेश्चंस को मुझे छोड़ना है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ये एक एक करके मैं आपको बताता चलूँगा अलॉन्ग विद द वीडियोस। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो ये 40 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसमें चैप्टर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? हमारा अप्रोच ये रहने वाला है कि हम सबसे पहले चैप्टर्स की बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा क्या मतलब, काफ़ी डीप में जा करके ही हम रिवीजन करने वाले हैं। जो जो भी टॉपिक्स, जो जो भी चैप्टर मुझे लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो आ सकते हैं, उनमें वो क्वेश्चंस वहाँ से उठ सकते हैं, वो उन हर एक टॉपिक्स को मैं आपको रिवाइज कराता चलूँगा। नंबर वन। नंबर टू, आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले थियोरेटिकल क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराता चलूँगा। थियोरेटिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन का करने की वजह से आप क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे बड़ा अच्छी पकड़ आ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी जो फाइनल एप्लीकेशन होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके ही होगा। देखिए, अकाउंटिंग मोर और लेस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। क्वेश्चंस जैसे 40 मिनट में अगर 40 क्वेश्चंस की बात उठ रही है तो मेरा मानना है कि यूसेट आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस देगा वो थियोरेटिकल होंगे। पर ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आना ही आना बनता है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे थोड़े से। वो क्वेश्चंस वो नहीं होंगे जो 1 मिनट में आप सॉल्व कर दें। पर उन क्वेश्चंस को 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए? बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चन को पढ़ने में ही 10 15 20 सेकंड आपको लग जाएंगे अगर एक बार आप रीड करोगे तो। उन क्वेश्चंस को पढ़ना, उनको ग्रास्प करना और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना, तो
उस पूरे पेपर को हैंडल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से हमें किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देना है, किन क्वेश्चंस पे कम टाइम देना है। एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो एग्ज़ाम्स है यूसीटी, इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर श्योर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या एक सिलेक्शन प्रोसेस है? नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ अ एलिमिनेशन प्रोसेस। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज़ अ एलिमिनेशन प्रोसेस। इसका मतलब सर एलिमिनेशन प्रोसेस का आप में आपको जो कॉलेजेस होंगे वो उन बच्चों को छांट देगा जो बच्चे उसके लायक नहीं होंगे। इट इज़ जस्ट डूइंग दिस, इट इज़ नॉट सेलेक्टिंग यू, बट इट्स एलिमिनेटिंग द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एट पार। तो आपको एट पार आने के लिए इन एमसीक्यूज का ट्रिक, टिप्स, कॉन्सेप्ट्स सब कुछ समझना पड़ेगा और वो विद टाइम हम लोग कर लेंगे। तो पहला यूनिट था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बता दिया कि 3 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहले रिकैप में हम लोग जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे, देन थ्योरी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। तो एनपीओ से मैं स्टार्ट करूँगा और हर चैप्टर में आप मान के चले कि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जब आप जाएँगे तब आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा यूनिट 2 व्हिच इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखिए अकाउंटिंग और पार्टनरशिप है ना, इन्होंने बहुत सारे यूनिट्स में तोड़ रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इन्होंने 3 यूनिट में तोड़ रखा है। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, दूसरा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और तीसरा है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आप मान के चलें कि ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, ये अच्छा खासा वेटेज रखने वाला है आपके इसको एग्जाम्स में। काफ़ी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़े से घुमाए हुए होंगे। बड़े क्वेश्चंस ये नहीं देगा, पर ये ऐसे क्वेश्चंस देगा जो एक बार में सॉल्व नहीं होंगे। तो इनके लिए हमें क्या करना है? इनके लिए हमें एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा कैलकुलेशन मेथड यूज़ करना है जिससे हम बड़ी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। देखिए आपको बड़े लोग मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे अलग-अलग तरह के जो आपको बहुत चीज़ें पढ़ाएँगे, बहुत सारी बताएँगे। मैंने तो देखा है लोग रटवाते हैं कि ये फ़ॉर्मूला है, ये ऐसे है। ये फ़ॉर्मूलाज़ पे मैं विश्वास नहीं करता। किसी भी चीज़ का फ़ॉर्मूला वो होता है जो डिराइव्ड होता है, वो डेरिवेशन का मेथड होता है। तो हम अगर उस मेथड को ही पकड़ लें, हम पकड़ लें कि क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, तो हमें फ़ॉर्मूला की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में तो रट्टाफिकेशन होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल मेथडोलॉजिकल सब्जेक्ट है। मेथड से चलिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप मेथड को छोड़ेंगे, दिक्कत बहुत आएगी आपको। एक और बात मैं करना चाहूँगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अभी जो अब चैप्टर है, इसमें ये गुडविल, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपना। इसकी हम खास प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे गुडविल के क्वेश्चन आप यूँ सॉल्व करेंगे। गुडविल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें बड़े बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता गुडविल होता क्या है, गुडविल चीज़ क्या है। पर मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली लेके चलूँगा, बिल्कुल रियल लाइफ में क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं गुडविल के, वो सब चीज़ें बताते चलूँगा। नेक्स्ट 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 हम लोग आते हैं, वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कैपिटल। शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, पर मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पार्ट से आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं जो भी बोलता हूँ ना, इस पार्ट से ये क्वेश्चन मिल सकता है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन मिल सकता है, ये एनालिसिस मैं इस बेसिस पे कर रहा हूँ कि वो चैप्टर का नेचर कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप से
प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, हो सकता है एनटीए का दिमाग खराब हो जाए, वो सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पाते हैं सीयूईटी में। पर क्या हम लोग ये पहले से थोड़ा अंदाजा लगा के चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिट 6, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें रेशियोज आएंगे, आपके फाइनेंशियल टूल्स आएंगे, इसमें ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, ईपीएस, काफ़ी कुछ है समझने के लिए, काफ़ी कुछ। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब, अगर आपकी पकड़ नहीं बनी तो क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता है। और अगर आपकी पकड़ बन गई तो इतने इजी वे में आप बना के आओगे ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे फिर। लेकिन अगर ग्रिप नहीं बनी तो क्वेश्चंस पढ़ के समझ में ही नहीं आया कि ये बोलना क्या चाहता है। तो हमारा खास ध्यान रहे कि हम पहले इन रेशियो, मैंने बड़ा यार, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बड़ा दुख होता है देख करके रेशियोज लोग रटवाते हैं फॉर्मूलाज के तरीके से कि ये रेशियो है, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय परचेजेस क्यों नहीं है? ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं है? कभी इस बारे में कोई सोचता नहीं है। और ये ऐसे, ये सब अब तब तो चल जाता था जब आप लंबे लंबे क्वेश्चंस करते थे, पर अब जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना, वो आपकी बाल की खाल को टेस्ट करेगा। वो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस पे लेके जाएगा, और जिसका कॉन्सेप्चुअल बेस हिला हुआ होगा ना, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर ही नहीं सकता। दुनिया में जितने बड़े एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू मोड में होते हैं। आपको बता दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम आल्सो डूइंग कंपनी सेक्रेटरीशिप। सीए में सिलेबस जो होते थे वो मोर और लेस आफ्टर फर्स्ट स्टेज सीपीटी, मैंने सीपीटी क्वालिफाई किया है एंड आई एम आल्सो डिस्टिंक्शन होल्डर, एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स से मैंने सीपीटी पास किया। तो उन बातों को चले साइड में रखते हैं। अभी फ़िलहाल जब इंटरमीडिएट में मैं हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो भी नए सिलेबस में हम लोग जो अप्रोच कर रहे हैं, पहले वहाँ क्या होता था कि सब कुछ बिल्कुल एकदम ये लिखने वाला होता था, दैट इज़ सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होता था। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था, आपको लिखना पड़ता है, जैसे बोर्ड एग्जाम आप लोग देते हैं। पर अब ना वो लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी के प्रपोज सिलेबस में हमारे सारे चैप्टर्स में, सारे इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 30% एमसीक्यू को वेटेज दे दिया गया है। क्यों? देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं ना, सब में एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो आपके कोर नॉलेज को टेस्ट करता है। सब्जेक्टिव में आपके कोर नॉलेज उतना टेस्ट नहीं हो सकता जितना कि एमसीक्यूज में हो सकता है, छोटे सब्जेक्ट्स में हो सकता है, छोटे क्वेश्चंस में हो सकता है। तो इस बात को लोग नहीं समझते और एमसीक्यूज को भी लोग उसी पैटर्न में पढ़ाते जैसे बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये बैलेंस शीट में यहाँ पे जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा। अब ये यहाँ पे जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, इसके दिन खत्म हो गए। अब दिन ये है कि ये फॉर्मूला क्यों है, ये बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, ये पीएनएल में क्यों जाएगा, ये फॉर द ईयर का है तो फिर फॉर द ईयर का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? इस सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, इसको मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं भी थोड़ा मोड़ा आपको बताऊंगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। लोग नहीं बता पाते हैं इन सब चीज़ों को क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, मार्केट में इस बात की नॉलेज ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे वीडियो में ऐसे भी होंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम का शब्द पहली बार सुन रहे हैं। आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखा दी जाती हैं, इमारत की जो नींव है, जो बेस है, वो नहीं दिखाया जाता। दिस इज़ द बेस, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इससे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और बड़े अच्छे से करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। फिर आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ फुल्ली थियोरेटिकल बेस्ड। इसमें हम थ्योरीज की प्रैक्टिस करेंगे,
कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी है। मेरा मानना है कि इससे थ्योरी क्वेश्चंस ही ज़्यादातर आने चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने का स्कोप बहुत कम है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। और मैक्सिमम मैंने आपको अप्रोच अपना बता ही दिया, 3 वे अप्रोच। रिकैप मारेंगे सारे सिलेबस का चैप्टर वाइज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया, चैप्टर वाइज रिकैप। चैप्टर वाइज का मतलब जिस, याद रखिए ये एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड है। 11th-12th में तो बच्चों को पता ही नहीं कि एनसीईआरटी होता है कि, अभी क्या एनसीईआरटी की अकाउंटिंग की किताब ही नहीं खोली, जरूरत ही नहीं पड़ती है एनसीईआरटी की अकाउंटिंग की किताब खोलने की। लेकिन अभी जो होने वाला है दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है उसके हिसाब से ही ये सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, और हम भी उसी अप्रोच से पढ़ेंगे। हम लोग अदर बुक्स का रेफरेंस लेंगे, यस। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का रेफरेंस लेंगे, यस, पर हमारा बेस क्या रहेगा, एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो पहला बात हमने रिकैप मार लिया। नेक्स्ट हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड फाइनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फर्स्ट दिन से लेकर के एग्ज़ाम की लास्ट डे तक आपके साथ बना हुआ रहूँगा। सब कुछ मेरे भरोसे रहेगा। मेरे को स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है कि वो अपने से कुछ नहीं करने वाला है। तो हर कुछ मैं आपको एक एक करके हाथ पकड़ करके चलवाता रहूँगा, गोदी में बैठा के सिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। विद दिस नोट मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा। आज हमने सिलेबस डिस्कस किया, अपना अप्रोच डिस्कस किया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स जस्ट दे आर नॉकिंग ऑन डोर। एग्ज़ाम्स का तलवार आपके सर पे ऑलरेडी लटक रहा है, द स्वॉर्ड इज हैंगिंग। सो अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर एनपीओ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मिलते जाएंगे आपको। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।